जय गणेश जी, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। कई बार हम लोग ज्योतिष सीखने के क्रम में आपस में बातचीत भी करते हैं। क्लासरूम में टीचर से सीधे बातचीत हो जाती है, लेकिन यहां यूट्यूब पर हम लोग एक दूसरे से बातचीत केवल कमेंट्स के माध्यम से कर पाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइए, और उसका उत्तर या तो मैं अगले वीडियो में दे दूंगा या कमेंट के माध्यम से ही आपका उत्तर दे दूंगा। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे फलित ज्योतिष के क्रम में। हम लोग देख रहे थे प्रत्येक भाव के भाव स्वामी को 12 भावों में या 12 भावों में वो क्या फल देता है। इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे पंचमेश यानी संतानेश, यानी कि आपके शिक्षा के कारक यदि कुंडली के 12 भावों में कहां बैठेंगे तो वो क्या फल करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पंचमेश कौन हुआ? ये पंचमेश। पंचमेश यदि लग्न में बैठ जाता है, पंचमेश यदि लग्न में बैठ जाता है तो क्या होगा? पंचमेश लग्न में बैठेगा तब जातक बुद्धिमान, विद्वान, तेजस्वी, न्यायवान, ज्योतिषी, जितने शब्द ये गिना रहे हैं उन सब के अर्थ आपको पहले से पता हैं। ये सारे गुण उस व्यक्ति में मौजूद होंगे। कौन कौन से होंगे? बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, तेजस्वी होगा और न्यायप्रिय होगा। इसके साथ साथ वो ज्योतिषी भी होगा, और ज्योतिष के कार्य और इन सब गुणों के कारण वो समाज में पूज्य होगा, समाज में उसको विशेष ख्याति अर्जित होगी, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, सारी चीजें उसको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ चूंकि संतानेश आके लग्न में बैठा है, आपके व्यक्तित्व पर बैठ गया है संतानेश, तो क्या होगा? व्यक्ति संतानवान होगा, संतान के प्रति ही सारा लगाव रहेगा उसका, और संतान के प्रति ही उसकी सोच, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि संतान के विषय में वो ज्यादा सोचेगा। और अब उसकी जो संतान होगी वो क्या है? वो अपने ज्ञान से सफल होकर समाज में स्थान बनाती है। उसकी संतान भी ज्ञान से सफल होके, यानी संतान भी ज्ञानवान होती है और वो व्यक्ति भी ज्ञानी होता है। तो ज्ञान के माध्यम से संतान भी सफल होती है और वो जातक भी सफल होता है। यहां वो नवम पंचम का संबंध बना रहा है। नवम पंचम कैसे? पंचम ये यहां से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवा बन गया। फिर यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नवम और पंचम का संबंध बन रहा है। और नवम पंचम के संबंध बनने से संतति भी समाज में नाम कमाती है। यानी यदि आपका पंचमेश लग्न में बैठ जाए तो बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पंचमेश यदि धन भाव में बैठ जाए। पंचमेश यानी कि पंचमेश यदि धन भाव में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए, ठीक है। और यहां हम आपको बता दें, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, तो काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश कौन होता है? सूर्य होता है। वैसे ही सबकी कुंडलियों में अलग अलग होता है। जो आपकी लग्न होगी, लग्न के हिसाब से पंचमेश बदल जाएगा। पंचमेश यानी जो राशि पड़ी होगी, उस राशि का जो राशिपति होगा वो आपका पंचमेश होगा। यहां पर सिंह राशि पड़ी हुई है, 5वीं राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि पड़ी है तो ये पंचमेश कौन हुआ? सूर्य हुआ। सिंह का राशिपति कौन होता है? सूर्य होता है। अगर आपको राशिपति अभी नहीं पता है और आप बीच में वीडियो देखने लग गए हैं तो आप प्रारंभिक वीडियो जाके देखिए, जहां से आपको सारी की सारी स्थितियां क्लियर होती चली जाएंगी।
अगर आप बीच में से वीडियो देखना प्रारंभ करेंगे तब आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं कि पंचमेश यदि धन भाव में बैठ जाए तब क्या स्थितियां बनेंगी। ये चौथे और दसवें का संबंध है। कौन कैसा है? चौथे और दसवें का। यहां बैठ गया है अगर तो 1 2 3 4 अपने घर से चौथे का संबंध बना रहा है, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसवें का संबंध बना रहा है। चौथे और दसवें का संबंध होने से जातक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ एक नेगेटिव चीज भी आ जाती है कि जातक वाचाल हो जाता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला और अच्छा बोलने वाला। बोलता तो अच्छा है लेकिन ज्यादा बोलता है, अपनी वाणी से ही लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला होता है, और इसकी संतान जो होती है वो विलंबित होती है। संतान में कठिनाइयां, क्योंकि चौथे दसवें का संबंध हो रहा है इसलिए संतान विलंबित होती है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। यदि आपका पंचमेश पराक्रम भाव में यानी तीसरे भाव में हो तब क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, इनको हम देख लेते हैं। यदि पंचमेश पराक्रम भाव में हो जाता है तो वो जातक अपने पराक्रम से अपनी शिक्षा पूर्ण करता है, यानी शिक्षा में उसको समस्याएं आती हैं, शिक्षा में कठिनाइयां होती हैं यदि वो पराक्रम नहीं करता है। पराक्रम उसको ज्यादा करना पड़ता है, और इसी वजह से क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, तीसरे और 11वें का संबंध बन जा रहा है। तीसरे और 11वें के संबंध बनने से यहां पर शिक्षा पूर्ण करने में आपको पराक्रम अधिक करना पड़ता है। और हां, इनकी जो संतति होती है वो अच्छी होती है और पराक्रमी होती है। जो इनको संतति प्राप्त होगी वो संतति अच्छी होती है और संतति पराक्रमी भी होती है, पराक्रम करने वाली होती है, और पराक्रम से ही अपना विकास करती है और समाज में अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा सारा बनाती है। ठीक है, तो ये तो हुआ पंचमेश यदि पराक्रम भाव में हो तो क्या स्थिति होगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि यदि पंचमेश चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में हो तो क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थितियां बनेगी। ठीक है, चलो, चूंकि सुख भाव में पंचमेश हैं तो इसमें दूसरे और 12वें का संबंध बनता है। दूसरे और 12वें का, ये तो इससे ये दूसरा घर है और यहां से अगर गिनेंगे तो ये 12वां घर है, तो दूसरे और 12वें का संबंध बन रहा है। इससे क्या होगा, इससे संतति कलह करने वाली होती है। जातक की संतति जो होती है वो कलह करने वाली होती है, उसकी पढ़ाई में दिक्कत आती है और वो स्वयं भी आलसी प्रवृत्ति का होता है और उसकी पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। तो यहां पर पंचमेश को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए, हमने देखा कि पंचमेश जब सुख भाव में होता है तो क्या परिस्थितियां होती हैं। अब जब हम ग्रहों को इसमें पढ़ाएंगे तब हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर भी आ जाता है कि पंचमेश यदि लग्नेश का मित्र हो, मित्र राशिस्थ हो, शत्रु राशिस्थ हो, और नीच का हो, अस्त हो, बाल्यावस्था में हो, तो इन सारी चीजों का प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ता है। लेकिन सामान्य प्रभाव जो मोटे मोटे प्रभाव हैं वो सारे यही होंगे, इससे इतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि संतान भाव का मालिक संतान भाव में ही आ जाए तब क्या स्थिति होगी। संतान भाव का मालिक यदि संतान भाव में बैठ जाता है तो संतान विलंबित होती है, संतान विलंबित होती है। और काल पुरुष की कुंडली में चूंकि 5वीं राशि पड़ती है, ये 5वीं राशि में राशिपति हैं सूर्य, जब सूर्य वहां पर बैठेंगे तो वो गर्भ को जलाने का भी कार्य करते हैं। और कई गर्भपात होने के बाद
संतति प्राप्त होती है, लेकिन संतति कैसी होती है? विलंबित होती है। शिक्षा तो पूर्ण करता है, लेकिन शिक्षा पूर्ण करने में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह हुआ संतान भाव। यदि पंचमेश में ही हो, संतान भाव का मालिक संतान भाव में ही हो, तो क्या स्थितियां बनेंगी? अब हम लोग सीधा चलते हैं। संतान भाव का मालिक यदि रोग रिपु ऋण भाव में हो तो क्या संबंध होगा? रोग रिपु ऋण भाव में भी यहां पर भी आकर वो क्या करता है? द्विद्वादश का संबंध बनाता है। द्विद्वादश का जब संबंध बनता है तो संतति बहुत कठिनाई से होती है, बहुत विलंबित होती है, और संतान मुख्यतः यहां दिक्कत यह है कि संतान आपको मानसिक पीड़ा बहुत देती है, संतान आपसे कलह करने वाली होती है, और संतान के कारण ही आप हमेशा चिंतित रहते हैं। आपके रोग का कारण भी संतान बनती है, आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाली भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इस भाव में संतान भाव के मालिक या पंचमेश का होना अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए, ये तो बात हुई कि पंचमेश यदि रोग रिपु ऋण भाव में है तो क्या स्थिति होगी, लेकिन यदि पंचमेश जाया भाव में है तो क्या स्थिति होगी, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जाया भाव यानी सप्तम भाव। सप्तम भाव जाया भाव या पत्नी भाव या पार्टनर भाव भी कहलाता है। तो तब क्या स्थिति होगी? इसमें जातक की पत्नी सुंदर होती है, ज्ञानवान होती है, और इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि कामनी होती है। पत्नी सुंदर जो हमने प्रयोग किया, उसके साथ फिर एक शब्दावली और जोड़ी गई कि कामनी होती है। विद्वान भी होती है, विद्वान के साथ साथ अपने परिवार को चलाने वाली होती है। अपने परिवार को चलाने वाली होती है, अपने परिवार को बांध के रखने वाली होती है। ऐसा नहीं होता है कि आते ही परिवार को तोड़ दे, परिवार को तोड़ती नहीं है। यदि पंचमेश सप्तम भाव में होते हैं तो पत्नी कैसी मिलती है जातक को? पत्नी सुंदर, ज्ञानवान, कामनी, विद्वान, और अपने ज्ञान से परिवार को चलाने वाली होती है। हां, लेकिन दिक्कत तब आती है जब यहां पर शुभ ग्रह अगर हो तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। अगर यहां पर पाप ग्रह हो तो सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, सारी स्थितियां बिगड़ने लग जाती हैं। पत्नी की कलह से ही परिवार टूटने लगता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि पंचमेश सप्तम भाव में हो तो संतति होती है, और शिक्षा पूर्ण भी संतति भी करती है, और व्यक्ति भी अपनी शिक्षा पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये स्थितियां होती हैं यदि पंचमेश जाया भाव, पत्नी भाव या पार्टनर भाव में हो, तब ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। चलिए, आइए अब देखते हैं कि यदि पंचमेश आयु भाव में या मृत्यु भाव में या अष्टम भाव में, यह है अष्टम भाव, अष्टम भाव में हो तब क्या स्थिति बनेगी? यदि पंचमेश अष्टम भाव में हो तब जातक आध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाला होता है, ज्योतिषी होता है, लेकिन उदासीन होता है, समाज के प्रति उदासीन होता है, और वो दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है। दार्शनिक प्रवृत्ति के साथ साथ वो एकाकी भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पंचमेश आके आयु भाव में बैठते हैं तो उस भाव के बल को बढ़ा देते हैं। जब उस भाव का बल बढ़ जाता है तो व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ जाता है, दार्शनिक हो जाता है, फिर उसका संसार में मन नहीं लगता है, एकाकी रहने लग जाता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। चलिए, ये तो हुआ फल पंचमेश का जाया भाव आयु भाव में। अब हम लोग देख लेते हैं पंचमेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव में हो तब क्या स्थिति होगी। पंचमेश यदि धर्म भाव या भाग्य भाव में हो तब क्या होगा? जातक कैसा होता है? भाग्यवान होता है, संततिवान होता है,
विवेकी होता है, तेजस्वी होता है, ज्योतिषी होता है, व्याकरणी होता है। ऊपर भी हमने ज्योतिषी बताया, लेकिन यहां पर शब्द क्या जोड़ रहा है? व्याकरणी होगा, यानी संस्कृत का अच्छा ज्ञाता भी होगा, वो व्याकरणी भी होगा और वाणी से मोहित करने वाला विद्वान होगा। ये सारी की सारी चीजें होंगी जब पंचमेश कहां बैठेगा? भाग्य भाव में बैठेगा। तो क्या क्या होगा? जातक भाग्यवान होगा, उसको भाग्य, वो कोई काम करना शुरू करेगा तो ऐसा नहीं है कि भाग्य का साथ उसको ना मिले, उसकी गाड़ी बार बार खराब होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो काम शुरू कर दे, बस थोड़ा सा परिश्रम करे और परिश्रम के साथ वो अपना गति करता हुआ चला जाता है। ऐसा मान लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे नदी की बहती हुई धारा की तरफ वो जाके केवल उसमें गिर जाए, फिर धारा उसको अपने आप बहा के ले जाती है। इसी तरह की स्थितियां होती हैं जब पंचमेश आपका भाग्य भाव में या धर्म भाव में आ जाता है। तो व्यक्ति भाग्यवान होता है और संततिवान भी होता है, उसकी संतति भी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति विवेकवान होता है, बहुत विवेकशील होता है, तेजस्वी होता है, उसके चेहरे का तेज अलग से दिखाई देता है और उस तेज के कारण ही वो समाज में विशेष स्थान बनाता है, पूज्य होता है। ठीक है, और वाणी तो उसकी ऐसी होती है कि मोहित कर देने वाली होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तो हुआ पंचमेश का भाग्य भाव में क्या फल होगा वो। अब हम लोग सीधा देखते हैं, पंचमेश यदि कर्म भाव में बैठे हों तब क्या स्थितियां बनेंगी। पंचमेश यदि कर्म भाव में हों तो छठवें आठवें का संबंध यहां पर बन जाएगा और छठवें आठवें यानी षडाष्टक बन जाएगा। और ये जो षडाष्टक बन जाएगा, इससे स्थितियां खराब होने लगती हैं। पढ़ाई कोई और विषय की व्यक्ति करता है और कार्य कोई और विषय का करने लग जाता है। जैसे बहुत सारे, अभी बीच में एक ट्रेंड चला था कि व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है और इंजीनियरिंग करने के बाद कार्य कोई दूसरा करने लग जाता है, या तो वो व्यापार करने लग जाता है या वो कहीं और नौकरी करने लग जाता है। ऐसी स्थितियों में तभी होता है जब आपका पंचमेश कर्म भाव में बैठ जाए। पढ़ाई कोई और करवाएगा, काम कोई और करवाएगा, आपको पढ़ाई के प्रति, मतलब जो आपने पढ़ाई की है वही कार्य आप करें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो आपने पढ़ा है कर्म उसका नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने मैकेनिकल की डिग्री ली और आपको सॉफ्टवेयर में भेज दिया, आपने सॉफ्टवेयर की डिग्री ली और आपको मैकेनिकल में भेज दिया, यानी आपने पढ़ा कुछ, तैयारी कुछ की और काम आपको और कुछ करना पड़ रहा है, तो आप उसमें उतने पारंगत नहीं हो पाते हैं, उतने सिद्ध हस्त नहीं हो पाते हैं। सिद्ध हस्त नहीं हो पाते हैं तो जिससे समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आपको उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें एक समस्या और आती है कि इससे पिता के साथ आपके मतभेद भी स्पष्ट दिखाई देने वाले होते हैं। लेकिन हां, इसमें एक अच्छाई है कि ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर जाके कार्य करने वाले होते हैं और कभी कभी तो ये विदेश भी चले जाते हैं, विदेश में जाके कार्य करते हैं। लेकिन इसे भी नेगेटिव ही माना जाता है कि आप अपने परिवार से दूर चले गए, आप अपने सगे संबंधियों से दूर चले गए, एकाकी हो गए। और इसमें अच्छाई ये है कि वो व्यक्ति कुछ नया करने वाला होता है, नया सोचने वाला होता है, अपनी राह स्वयं निकालता है। इसी कारण से पिता से उसके मतभेद हो जाते हैं। तो ये तो फल था यदि पंचमेश आपका कर्म भाव में हो तब की क्या स्थितियां बनेंगी। आइए देख लेते हैं। पंचमेश यदि आपका 11वें यानी आय भाव में हो तब क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी। चलिए आइए उसको देख लेते हैं। पंचमेश यदि आपका आय भाव में है तो आप शिक्षा पूर्ण जरूर करेंगे, शिक्षा पूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां से बैठ के वो सीधे अपने घर को देखेगा। सातवीं दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से वो अपने घर पंचम स्थान को देखेगा, और पंचम स्थान को देखेगा तो आप अपनी शिक्षा पूरी करेंगे, आप संततिवान होंगे, विवेकवान होंगे, गुणवान होंगे, परम तेजस्वी होंगे और ज्ञानवान होंगे। आप स्वयं, ये स्थितियां तो होंगी ही, आपकी संतान भी
परम तेजस्वी, ज्ञानवान, गुणवान होगी। ऐसी स्थितियों में सोचिए, जब इतने सारे गुण आपके पास हैं, इतने सारे गुण आपकी संतान के पास हैं, तो क्यों नहीं आप सफल होंगे। आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे, अपनी विद्वता से ही आप पूजित भी होंगे, समाज में लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो फल हुआ। यदि आपका पंचमेश आय भाव में यानी कि 11वें भाव में है, तब क्या फल होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा, यदि आपका पंचमेश व्यय भाव में है तो आपका क्या फल होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि व्यय भाव में आपका पंचमेश होता है तो खर्च अपना सही जगह पर होता है, खर्च सही जगह पर होता है। जैसे यदि आपका पंचमेश की स्थिति क्या है, पंचमेश शुभ ग्रह है, पंचमेश अशुभ ग्रह है, यह देखना पड़ेगा। जैसे मिथुन लग्न वालों का, मिथुन लग्न यानी कि 3 नंबर यहां हो गया, 3 नंबर यहां हो गया, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर यानी तुला राशि पड़ी, और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। यदि शुक्र 12 में जाकर बैठ जाएं, तब क्या स्थिति होगी। शुक्र, वहां शुक्र को भी 2 घर प्रदान किए गए हैं। यहां 7वां घर अगर बन रहा है तो यहां 8वां, यहां 9वां, यहां 10वां, यहां 11वां, यहां 12वां, यहां 1 और यहां 2 नंबर पड़ेगा। 2 नंबर यानी वो स्वग्रह ही हो जाएंगे। वृषभ राशि पड़ेगी वहां व्यय भाव में, और जब वृषभ राशि व्यय भाव में पड़ेगी तो व्यक्ति बहुत ही विवेक से अपना व्यय करता है, खर्च बहुत ही विवेक से करता है। यह हमारी बेटी के में भी ये ग्रह पड़ा हुआ है, वो बहुत ही विवेकशील है, विवेक के साथ ही अपना व्यय करती है। हां, यदि वहां पर पापक ग्रह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है, अपने पिता की, अपने परिवार की संपत्तियों को भी नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे थे द्वादश भाव में पंचमेश का फल। जब हम प्रत्येक ग्रह को द्वादश भाव में, प्रत्येक राशि में, प्रत्येक लग्न में बताएंगे, तब इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी इसे यहीं तक रखते हैं। यदि शुरुआत में ही सारी चीजें बता देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। हां, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक यहीं तक। जय गणेश।